विशाल पैसिफिक ओशन में कभी रहता था जापानीज सी लायन। ओटरिडाई फैमिली का हिस्सा ये ईरिड सील्स कमाल के थे। ये सी ऑफ जापान के पथरीले किनारों पर खूब फलते फूलते थे। जापानीज सी लायन अपने इकोसिस्टम का एक इंपॉर्टेंट शिकारी था। उसकी मौजूदगी से पानी के नीचे जीवन का बैलेंस बनता था। सदियों तक इसने अपना तटीय घर इंसानी बस्तियों के साथ शेयर किया। कभी सी लायन की बार्किंग किनारों पर गूंजती थी, अब वो आवाजें शांत हैं। जिन बीचेस पर वो कभी फलते फूलते थे वो अब खाली है। सोचो, एक ऊबड़ खाबड़ कोस्ट लाइन, लहरें चट्टानों से टकरा रही हैं। यहाँ जापानीज सी लायन एक डोमिनेंट फिगर था। वो जमीन पर फुर्ती से और पानी में शान से चलता था। जमीन और समंदर दोनों से इसका कनेक्शन इसे यूनिक बनाता था कि कहानी सिर्फ एक बायोलॉजिकल रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा है। ये अर्थ की बायोडाइवर्सिटी की हिस्ट्री का एक चैप्टर है। 20वीं सदी में एक्सटिंक्ट घोषित होने के बावजूद इसकी याद एक जरूरी सबक सिखाती है। ये हमें स्पीशीज की नाजुकता के बारे में सिखाता है। जापानीज सी लायन की कहानी थोड़ी दुखद है, पर यह कहनी जरूरी है। जापानीज सी लायन जीवन के इस बड़े ट्री में एक खास जगह रखता है। इसे कार्निवोरा ऑर्डर में क्लासिफाई किया गया है क्योंकि ये मीट खाता था। इस ऑर्डर के अंदर ये पिनिपीडिया सब ऑर्डर में आता है। इस ग्रुप में सभी सील्स, सी लायंस और वॉलरसेस शामिल हैं। पिनिपेड्स बड़े दिलचस्प जीव होते हैं, दो दुनियाओं के मास्टर। ये समंदर की गहराइयों में शिकार करते हैं, लेकिन आराम करने और बच्चे पैदा करने के लिए जमीन पर लौटते हैं। जापानीज सी लायन इस एम्फीबियस ग्रुप का एक प्राउड मेंबर था। क्लासिफिकेशन की सीढ़ी में और नीचे हमें ओटरिडे फैमिली मिलती है। इस फैमिली को आमतौर पर ईयर्ड सील्स के नाम से जाना जाता है। असली सील्स के उलट ओटरिड्स के छोटे बाहरी कान होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट खूबी है, इनकी अपने पिछले फ्लिपर्स को आगे की ओर घुमाने की एबिलिटी। इससे ये जमीन पर काफी आसानी से चल पाते हैं। जापानीज सी लायन में भी ये खूबियां थीं। ओटरिडे फैमिली के अंदर जापानीज सी लायन जीनस में आता है। काफी समय तक इसे कैलिफोर्निया सी लायन की एक सब स्पीशीज माना जाता था। मॉडर्न जेनेटिक स्टडीज ने ज्यादातर इसके अलग स्पीशीज होने की बात को सपोर्ट किया है। जापानीज सी लायन काफी बड़े साइज और दमदार प्रेजेंस वाला जीव था। एडल्ट मेल्स फीमेल से काफी बड़े होते थे। एक मैच्योर बुल की लंबाई 2.3 से 2.5 मीटर्स तक हो सकती थी। उनका वजन 450 से 560 किलोग्राम्स के बीच होता था। इन ताकतवर मेल्स की गर्दन मोटी और सिर पर एक उभरी हुई सैगिटल क्रेस्ट होती थी। फीमेल्स ज्यादा स्ट्रीमलाइंड और छोटी होती थीं, करीब 1.6 से 1.8 मीटर्स की। उनके कोट आमतौर पर डार्क ग्रे या ब्राउनिश ग्रे रंग के होते थे। पप्स जब पैदा होते थे तो उनका कोट गहरा, लगभग काला लनूगो कोट होता था। जैसे जैसे वे बड़े होते, ये गहरा फर हल्के कोट में बदल जाता था। जीनस की सबसे खास बातों में से एक है उनका इंटेलिजेंट और एक्सप्रेसिव चेहरा। उनकी बड़ी काली आंखें और उभरी हुई मूंछें विस्कर्स होती थीं। उनकी नुकीली थूथन, स्नाउट और दिखने वाले ईयर फ्लैप्स एक चौकन्ने समुद्री शिकारी की पिक्चर पूरी करते थे। कुल मिलाकर पावर और फुर्ती का इंप्रेशन पड़ता था। जापानीज सी लायन कभी नॉर्थ ईस्ट एशिया के तटीय इलाके में खूब पाया जाता था। इसका मुख्य इलाका सी ऑफ जापान था। यह जापान के पैसिफिक कोस्ट के इलाकों में भी रहता था। इन जानवरों को किनारे के पास का रिच और प्रोडक्टिव पानी ज्यादा पसंद था। उन्हें आराम करने, बच्चे पैदा करने और उन्हें पालने के लिए जमीन की जरूरत होती थी। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वे काफी बड़े रेंज में मौजूद थे। वे जापान के मेन आइलैंड्स और कोरियन पेनिनसुला के आसपास पाए जाते थे, और उत्तर में वे कुरिल आइलैंड्स और सखालिन पेनिनसुला के आसपास भी रिपोर्ट किए गए थे। लियनकोर्ट रॉक्स उनके लिए एक इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग ग्राउंड था। इंसानों का दखल और डिस्टर्बेंस एक बड़ी प्रॉब्लम बन गया। कोस्टल डेवलपमेंट और फिशिंग एक्टिविटीज तेज हो गईं, जिससे उनके हैबिटेट्स पर दबाव पड़ा। जिन तटीय राजधानियों पर वे कभी राज करते थे, वे अब उनकी गैर मौजूदगी के मूक गवाह हैं। जापानीज सी लायन अपने तटीय समुद्री एनवायरनमेंट का एक टॉप शिकारी था। इसके डाइट में मुख्य रूप से कई तरह की मछलियां, फिश स्पीशीज शामिल थीं। यह एक अपॉर्चुनिस्टिक फीडर था जो मौसम के हिसाब से मिलने वाले शिकार का फायदा उठाता था। ठंडे पोषक तत्वों से भरपूर पानी में मछलियों के बड़े बड़े झुंड, स्कूल्स ऑफ फिश होते थे। वे शायद हेरिंग, सार्डिन्स और मैकरल जैसी स्पीशीज खाते थे। मछलियों के झुंड के अलावा उनके डाइट में स्क्विड और ऑक्टोपस जैसे सेफेलोपॉड्स भी शामिल थे। जापानीज सी लायंस माहिर शिकारी थे जो तेजी से भागते शिकार का पीछा कर सकते थे। उनके स्ट्रीमलाइंड शरीर
और ताकतवर फ्लिपर्स उन्हें फुर्तीले तैराक बनाते थे। शिकार के लिए फॉरेजिंग ट्रिप्स, वे अपने आराम करने की जगहों हॉल आउटसाइड्स से कुछ दूर तक जा सकते थे। वे कई दिन समुद्र में शिकार करते और खाते हुए बिता सकते थे। उनकी सेंसिटिव मूंछें विस्कर्स गंदे पानी में भी शिकार का पता लगाने में मदद करती थी। जापानीज सी लायन के डाइट की वजह से उसका सीधा मुकाबला इंसानी फिशरीज से था। रिसोर्सेज के लिए इस कंपटीशन ने सी लायन पॉपुलेशंस पर दबाव बढ़ाने में योगदान दिया। समंदर का खजाना एक झगड़े की वजह बन गया। जापानीज सी लायंस बहुत सोशल जानवर थे। वे बड़ी बड़ी कॉलोनीज बनाते थे, खासकर ब्रीडिंग सीजन के दौरान। ये कॉलोनीज, जिन्हें रुकरीज कहा जाता है, चहल पहल वाले एक्टिविटी सेंटर्स होते थे। डोमिनेंट मेल्स या बुल्स अपने इलाके टेरिटोरीज बनाते और उनकी रक्षा करते थे। बुल्स गुस्से का जोरदार प्रदर्शन, ड्रामेटिक डिस्प्लेज ऑफ एग्रेशन करते थे। इन भीड़ भाड़ वाली कॉलोनीज में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी था। जापानीज सी लायंस कई तरह की बार्क्स, ग्राउल्स और रोर्स का इस्तेमाल करते थे। इन आवाजों वोकलाइजेशंस के कई मकसद होते थे। इनसे मां और बच्चों पप्स को एक दूसरे को ढूंढने में मदद मिलती थी। ब्रीडिंग सीजन के बाहर सोशल स्ट्रक्चर ज्यादा रिलैक्स्ड होता था। वे आमतौर पर झुंड में रहने वाले ग्रेगेरियस जानवर थे। वे अक्सर ग्रुप्स में बाहर निकलकर आराम करते और खाना पचाते थे। खेलने का व्यवहार, प्ले बिहेवियर, खासकर छोटे जानवरों में आम था। रोजमर्रा की जिंदगी में समुद्र में शिकार करना, फॉरेजिंग और जमीन पर आराम करना शामिल था। मां और उनके बच्चों पप्स के बीच मजबूत रिश्ते, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स साफ दिखते थे। कॉलोनी का सोशल ताना बाना जीने के लिए एक ढांचा, फ्रेमवर्क फॉर सर्वाइवल देता था। जापानीज सी लायन का रिप्रोडक्टिव साइकिल एक जरूरी सालाना इवेंट था। ब्रीडिंग आमतौर पर लेट स्प्रिंग या अर्ली समर में होती थी। मैच्योर बुल्स रुकरीज पर सबसे पहले पहुंचते थे। वे इलाके, टेरिटोरीज बनाने और उन पर कब्जा बनाए रखने के लिए कंपीट करते थे। एक सक्सेसफुल बुल कई फीमेल्स के साथ मेट कर सकता था। फीमेल्स रुकरीज पर पहले से ही प्रेग्नेंट होकर पहुंचती थी। वे आमतौर पर पहुंचने के तुरंत बाद एक ही बच्चे प्यूप को जन्म देती। मां और उसके बच्चे प्यूप के बीच का रिश्ता, बॉन्ड बहुत मजबूत होता था। मां अपने बच्चों पप्स को रिच फैटी दूध पिलाती थी। पहले कुछ दिनों तक मां लगातार अपने बच्चे पप के साथ रहती थी। बाद में वह शिकार के लिए फॉरेजिंग ट्रिप्स समुद्र में जाती थी। पप्स जैसे जैसे मजबूत होते, अपने आसपास की चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते थे। दूध छुड़ाना, वीनिंग, शायद कुछ महीनों बाद होता था। रुकरी एक नर्सरी और स्कूल दोनों का काम करती थी। जापानीज सी लायन की गिरावट और आखिरकार एक्सटिंक्शन एक दुखद कहानी है। उनके एक्सटिंक्शन का मुख्य कारण, प्राइमरी ड्राइवर था लगातार ज्यादा शिकार, ओवरहंटिंग। उनका शिकार उनके ऑयल, खाल, हाइड्स और अंदरूनी अंगों, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए किया जाता था। 1900s की शुरुआत तक उनकी आबादी, पॉपुलेशंस काफी कम हो गई थी। कमर्शियल हंटिंग ने रुकरीज को तबाह कर दिया। हजारों लाखों सी लायंस मारे गए। मछली पकड़ने के बढ़ते दबाव, इंक्रीज्ड फिशिंग प्रेशर से खाने के रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन बढ़ गया। हैबिटेट में छेड़छाड़, डिस्टर्बेंस और तबाही, डिस्ट्रक्शन ने भी भूमिका निभाई। आखिरी भरोसेमंद रिकॉर्ड्स 1950s के हैं। जापान की मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट ने 1990 में को एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया। उनकी जोशीली आवाजें शांत हो गईं, जो समुद्री बायोडाइवर्सिटी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। जापानीज सी लायन की कहानी उसके एक्सटिंक्शन के साथ पूरी तरह खत्म नहीं होती। इसके सबसे करीबी जिंदा रिश्तेदार कैलिफोर्निया सी लायन और गैलापागोस सी लायन आज भी पैसिफिक के पानी की शोभा बढ़ा रहे हैं। कैलिफोर्निया सी लायन नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी तट पर खूब पाया जाता है। गैलापागोस सी लायन को ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो अभी भी मौजूद है। ये स्पीसीज हमें एक झलक देती हैं कि जापानीज सी लायन कैसा था। का एक्सटिंक्शन कंजर्वेशन के लिए गहरे सबक देता है। ये बिना रोक टोक के कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के भयानक असर को दिखाता है। ये उन स्पीसीज की कमजोरी को दिखाता है जो बड़ी संख्या में इकट्ठा होती है। ये कहानी जानवरों की इकोलॉजिकल जरूरतों को समझने के महत्व पर जोर देती है। म्यूजियम्स में ऐसे नमूने, स्पेसिमेंस रखे हैं जो रिसर्च के लिए कीमती मटेरियल देते हैं। जेनेटिक स्टडीज ने इसके एक अलग स्पीसीज होने की पुष्टि की है। सबसे अहम सबक, क्रूशियल लेसन है प्रोएक्टिव कंजर्वेशन की तत्काल जरूरत। हमें कमजोर स्पीसीज और उनके हैबिटेट्स की रक्षा करनी चाहिए। आशिका की खामोशी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की लगातार याद दिलाती है।